यहाँ पे समझा रही हूं पहले। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम था, सबसे पहले क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम था ना। सबसे पहले अगर मैंने तुमसे बोला, मैंने अगर तुमसे पूछा कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है, तो उसको क्या शो करना पड़ेगा, लाइफ प्रोसेस शो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीजें जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी परफॉर्म करती है जिससे हम बोलते हैं कि वो जिंदा है। तो वो सारी चीजें क्या होती है, यहाँ पे लिख रही हूँ, वो सारी चीजें क्या होती है जिससे मुझे पता चलेगा कि एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, उनको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले क्या आता है उसमें, न्यूट्रिशन। यानी कि अगर वो या तो खाना अपनी बॉडी के अंदर खुद बना रहा है ऑर्गेनिज्म, और अगर वो अपनी बॉडी के अंदर खुद खाना बना रहा है मतलब वो लाइफ प्रोसेस शो कर रहा है, या फिर वो ऑर्गेनिज्म किसी और की बॉडी से खाना डिराइव कर रहा है। तो हम लोग जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर खुद खाना बनाते हैं या हम किसी और की बॉडी से डिराइव करते हैं, किसी और की बॉडी से डिराइव करते हैं ना। तो हम लोग जो हो जाएंगे वो भी न्यूट्रिशन दिखा तो रहे, भले ही मैंने अपनी बॉडी के अंदर खुद बनाया हो, भले ही मैंने किसी और की बॉडी से निकाल के अपनी बॉडी के अंदर डाला हो, पर मेरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है ना, खाना जा रहा है ना, तो मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरी बॉडी में लाइफ प्रोसेस शो हो रही है। सेकंड आ जाता है इसके अंदर क्या, रेस्पिरेशन। सेकंड क्या आ जाता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल है, सांस तुमने अंदर ली है, जो सांस तुमने अंदर ली है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन मेरे सेल के पास जा रहा है। सेल समझो ना, पूरी बॉडी मेरी किससे बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। मेरी पूरी बॉडी के सेल के पास ऑक्सीजन गया, जो तुमने न्यूट्रिशन की मदद से जो खाना खाया था, जो डाइजेस्ट हो चुका है, उस डाइजेस्टेड खाने को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तुम तोड़ रहे हो। समझे, मोस्टली यही होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ना। अगर तुमने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन के अंदर कुछ प्रोसेस एरोबिक होती है, कुछ प्रोसेस एनएरोबिक होती है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन टूटती है। चाहे विद ऑक्सीजन टूटे चाहे विदाउट ऑक्सीजन टूटे, वो एक चीज जरूर बनाता है जिसको बोलते हैं एनर्जी। तो हम खाना खा क्यों रहे, ताकि मेरी बॉडी को एनर्जी मिले। और वो एनर्जी कैसे मिलेगा, जब वो जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, अभी दोबारा समझाती हूँ चीजें क्या है। जब तुमने डाइजेस्टेड खाने को पूरी बॉडी के अंदर फैलाया खून के द्वारा, और वो मेरे पूरी सेल के अंदर गया, और सेल के अंदर जाकर वो छोटे छोटे पार्ट में और टूट गया, जिसके साथ में उसने एनर्जी भी बनाई। उस एनर्जी को बनाने के लिए हमने एक प्रोसेस करी जिसका नाम है रेस्पिरेशन। चाहे एरोबिक वाला हो चाहे एनएरोबिक हो, कोई सा भी रेस्पिरेशन दिखाया, लेकिन उसने रेस्पिरेशन शो किया, मतलब कि वो लिविंग के अंदर आ सकता है। ये नहीं कहेंगे कि आएगा, 4 के 4 लिविंग लाइफ प्रोसेस शो करने पड़ेंगे, तभी बोला जाएगा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ रहा है, अभी मैं इसको और डिटेल में समझाती हूँ। तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया, जो तुमने खाना खाया है उसको तुम अब खून के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा रहे हो, पूरी बॉडी में फैला रहे हो। फिर जो तुमने सांस अंदर ली है उसको भी खून के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हो, फैला रहे हो, सर्कुलेट करवा रहे हो। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अभी इसमें और थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या आ जाता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो गया, मेरी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बन रहा है, अब वेस्ट खाने वाला वेस्ट नहीं, डाइजेस्टेड फूड की बात नहीं कर रही हूं, अनडाइजेस्टेड फूड की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने वाली प्रोसेस एक्सक्रीशन नहीं होती, उसको इजेशन कहते हैं। इंजेशन और इजेशन वर्ड पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो इजेशन मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर निकालना है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट बनता है, जो कि हमारे अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से बना, यानी कि जब तुमने खाने को डाइजेस्ट किया, खाने को डाइजेस्ट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया उसको बॉडी के बाहर निकालोगे, तो उसके लिए वर्ड एक्सक्रीशन नहीं लगाया जाता। तो एक्सक्रीशन होता क्या है, हम जो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है ना, यूरिन जो डिस्चार्ज करते हैं उसके लिए वर्ड लगता है एक्सक्रीशन। मेरी बॉडी से CO2 बाहर निकल रहा है, ये हो गया एक्सक्रीशन। मुझे जब स्वेटिंग हो रही है तो स्वेटिंग, पसीना जो बाहर निकल रहा है, वो हो गया एक्सक्रीशन। समझ में आ रही बात। लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर निकाला जा रहा है, उसके लिए वर्ड एक्सक्रीशन नहीं लगता, उसके लिए इजेशन लगता है। तो अगर ये चारों के चारों चीजें कोई एक ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है, तभी बोला जाएगा कि वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी उसकी बॉडी के अंदर, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं आएगा। समझ रहे हो। अब क्यों करना है सारी चीजें, अरे भैया क्योंकि अगर मुझे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी और मैं काम नहीं कर पाऊंगी। और मेरी बॉडी में काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो एनर्जी बनेगी कैसे, जब मेरे पास खाने का कोई सोर्स हो ना, खाने से मेरी बॉडी में एनर्जी बनेगी। फिर वो बनाना कैसे है, जो तुमने खाना खाया उसके लिए तुम्हारे पास एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो तुम्हारी बॉडी में जो फूड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गया, इसने डाइजेस्टेड फूड को, जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड था, इस डाइजेस्टेड फूड में क्या क्या आ जाते हैं, फूड में तुम्हारे पास क्या क्या थे भैया, फूड में तुम क्या खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, फैट्स खाते हो, उसके अलावा मिनरल, विटामिन, रफेज, ये सब होते हैं ना। लेकिन ये 3 होते हैं जिनका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि यही 3 मॉलिक्यूल है जो टूटते हैं। अब कैसे टूटते हैं, मैंने तुमको बताया था, ये ऐसे
ये सारे क्या है, मान लेते हैं ये सारे के सारे क्या है, ये है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रखे हैं इन्होंने, बॉन्ड बना के बैठे हुए। और ये सिर्फ इतने नहीं होते, कितने होंगे, 10,000, 20,000, 30,000, इतने सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में चिपके होंगे एक दूसरे से, और इसी को हम बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो अगर मैं अपने दांतों से चबा के छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर भी रही हूं, तो वो मेरा जो कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने रोटी का टुकड़ा खाया हुआ है, जो मैंने चावल का टुकड़ा खाया है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ है मेरे दांतों को चबा चबा, दांतों से चबा चबा के। अदरवाइज मेरे दांतों से ही चबा चबा के छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता, तो मेरी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों है फिर? समझ में आ रही बात? तो अगर ये बोला जाता है कि बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है, इसको डाइजेशन कहते हैं, तो वो तो हमारा दांत कर दे रहे, हमारे दांत कर देते हैं। और जिसके पास दांत नहीं है, मान लेते हैं किसी के पास दांत नहीं है, बूढ़े लोग हैं, ठीक है, वो चबा नहीं पा रहे, वो निकल लेंगे खाली, वो तो ऐसे निकल जाएंगे ना उसको, फिर तो दांतों से चबा चबा के छोटे पार्ट में तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाए वो, तो क्या उनकी बॉडी में डाइजेशन नहीं हो रहा? उनकी बॉडी में भी डाइजेशन हो रहा है फिर। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे होता क्या है, किसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हो, ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, मतलब बॉन्ड मतलब एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए हैं। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल है वो 10,000, 20,000, 30,000 मॉलिक्यूल्स है, इन सबको बोल दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है तो क्या बोल दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसको फेंकते हैं तो केमिकल्स इनके ऊपर काम करते हैं, जिसको हम एंजाइम कहते हैं। वो केमिकल्स इन बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, और जैसे ही इन बॉन्ड्स को तोड़ दिया तो अब ये मेरा हो गया डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, यही पढ़ा है ना। तो ये डाइजेस्टेड फूड हो गया, यानी कि सारे के सारे ग्लूकोज अलग अलग हो गए। समझ में आ रहा है क्या है? फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 50,000 अमीनो एसिड्स आपस में चिपके होते हैं बॉन्ड बनाकर। किससे बने होते हैं, किससे चिपके होते हैं, बॉन्ड बना के चिपके होते हैं। तो जब इसके ऊपर केमिकल लगता है तो वो केमिकल इसको तोड़ता है, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ा है, अमीनो एसिड को नहीं तोड़ा है उसने। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने जो बड़ा सा पार्टिकल था जो 10, 20, 30,000 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ था, एक चीज तुम कॉमन दिमाग लगाओ, आंख से जब तुम्हें एटम नहीं दिखता, एक एटम जिसको तुम आंखों से नहीं देख सकते हो, तो इतने सारे जब तुम्हारे मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, 30, 40, 50, 60,000 मॉलिक्यूल्स है, उनको तुम जब देख रहे हो तो छोटे छोटे ही रहेंगे ना, वो इतने बड़े थोड़ी हो जाएंगे। रोटी का एक टुकड़ा ले रहे हो, एक निवाला ले रहे हो, तो उसके अंदर भी सिर्फ 10, 20, 30, 40, 50, 60 नहीं, उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि अगर किसी चीज को तुम्हें देखना है, कम से कम तुमने एक छोटी क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है, 1 मोल पढ़ा हुआ है। 1 मोल, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं, कितने पार्टिकल्स, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कितने होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स मतलब क्या है, इतने सारे एटम्स या इतने सारे मॉलिक्यूल्स या इतने सारे आयंस। और ये क्या है, 10 की पावर 23 प्लस में है भैया। अगर 3 जीरो मल्टीप्लाई भी कर दूं तो इसके बाद 20 जीरो बचे रहेंगे इसके पीछे। समझ रहे हो कि नहीं? 20 जीरो लगेंगे तो समझो कितनी बड़ी वैल्यू है। जब इतने बड़ी वैल्यूज होती है तब मुझे एक मोल पता चलता है। एक मोल क्या होता है, जैसे तुमको छोटी, जैसे अभी तुमने ऐसे पढ़ रखा है, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवा दो तो क्या बन जाता है, ZnSO4 बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। पढ़ रखा है ना ऐसा चीज पहले वाले चैप्टर के अंदर। तो इसके आगे जो लिखा है ये 1 बैलेंस, पहले तो बैलेंस करना पड़ेगा तुम्हें। अब ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है, तो ये जो आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, इसी 1 को हम 1 मोल कह देते हैं। इसका मतलब जो तुम ये रिएक्शन करवा रहे हो, तुमने एक जिंक एटम नहीं ले रखा है, तुमने इतने सारे एटम्स ले रखे हैं, उसकी रिएक्शन करवा रहे हो। क्योंकि एक एटम तो दिखता नहीं है, जब दिखता नहीं है तो तुम उसकी रिएक्शन कैसे करवा सकते हो? हाँ या ना? समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? तो तुमने इतने सारे पार्टिकल्स को, पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, तो इतने सारे एटम्स को तुमने आपस में रिएक्ट करवाया है, 1 मोल यहां पे लिखा है, यानी कि इतने सारे CuSO4 के साथ। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? तो तब जाके तुम उसको देख पा रहे हो। तो भैया वही है, खाने का एक छोटा सा टुकड़ा अगर तुम उठा भी रहे हो, एक छोटी सी मूंगफली का दाना भी उठा रहे हो, तो उसके अंदर भैया 10, 20, 30, 40,000 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में चिपके हुए हैं। अब उस छोटे से मॉलिक्यूल को मुझे और छोटा करना है। छोटा करना ये नहीं कि दांतों से चबा चबा के छोटा करना है, ऐसा नहीं, इनके बीच के बॉन्ड तोड़ने हैं और इतना छोटा छोटा करना है कि मुझे आंखों से दिखाई ना दे वो। समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है, ये जो छोटे छोटे तुमने पार्ट्स में इनको तोड़ दिया है, ये डाइजेस्टेड फूड, ये सारे डाइजेस्टेड फूड कहां जाएंगे भैया? ये सारे डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है? विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई पता है ना तुमको क्या होता है? फिंगर की तरह दिखने वाले प्रोजेक्शंस होते हैं। इन विलाई के थ्रू क्या कर लिया जाता है? इन सबको सोख लिया जाता है, यानी कि अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। किसको? इन सारी चीजों को।
जिसमें अभी मैं बताऊं, अगर ग्लूकोज का एक दिन मैंने तुमको स्ट्रक्चर बताया था, बट ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, पता है कि नहीं पता? और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो जो भी है, समझ रहे हो, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है भी ये ग्लूकोज का, आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ? तो जब इतना बड़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अभी इसको और तोड़ना है। तुमने ये नहीं पढ़ा था रेस्पिरेशन के अंदर कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, मैं इन द लास्ट वाली बात बता रही हूँ कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो भैया यहां पर से देखो ना, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सारे अलग हो जाएंगे, इसमें से पानी के मॉलिक्यूल जो है वो सारे अलग हो जाएंगे और साथ में एनर्जी बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल किसका है? ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो जब ये इतना बड़ा है तो सोचो ना कार्बोहाइड्रेट कितना बड़ा होगा, ये तो एक ग्लूकोज है, ऐसे इतने सारे ग्लूकोज है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? आ रही ना सभी को? तो होता क्या है भैया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं, और वो जो विलाई होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई प्रेजेंट होते हैं, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल को, और फैट किसमें टूटता है? फैट किसमें टूटता है? फैटी एसिड। तो इन सब मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब, सोख लेता है, और सोखने के बाद कहां फेंकेगा इसको? ब्लड में फेंक दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये सारे मॉलिक्यूल किसके द्वारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई है उसके द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और विलाई इन सबको कहां फेंकता है भैया? ब्लड के अंदर फेंकता है। क्यों फेंका जाता है ब्लड के अंदर? क्योंकि अब ब्लड मेरे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो सेल है, उस बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल के पास ये खाने को लेकर जाता है। क्यों लेकर जाता है? क्योंकि रेस्पिरेशन तो सेल के अंदर होती है। समझ में आ रही बात? रेस्पिरेशन कहां होती है? सेल के अंदर। अरे भैया मेरी बॉडी के जो ज्यादातर सेल है वो मूव नहीं कर सकते। जैसे अगर मेरी बॉडी में यहां पर कोई सेल है तो ये सेल यहीं पर चिपका होगा ना, ये मूव करके किसी और बॉडी पार्ट में नहीं जा सकता। तो इस तक का खाना पहुंचाना पड़ेगा मुझे, और कैसे पहुंचाऊंगी? फिर मेरे पास क्या है ऐसा चीज? वो ब्लड है जो ट्रांसपोर्ट करेगा। किस चीज को? खाने को ट्रांसपोर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? क्यों ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है खाने को? क्यों करा जा रहा है? नहीं करता। अरे क्यों इसलिए करा जा रहा है? क्योंकि तुमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, सेकंड पार्ट में इसका क्या पढ़ा हुआ है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में कौन सी रेस्पिरेशन की बात कर रही हूं? मैं कर रही हूं जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है। हमारी बॉडी में कौन सा होता है? एरोबिक की एनएरोबिक? एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एयर के प्रेजेंट में रिएक्शन होती है, एयर के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मेरी बॉडी में होता है। वो कहां होता है? सेल के अंदर। चाहे कोई सा भी रेस्पिरेशन हो, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, सारे रेस्पिरेशन सेल के अंदर होते हैं, सेल के बाहर कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि केमिकल सेल के अंदर पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन करवाते हैं। समझ में आ रहा है? केमिकल कहां पाए जाते हैं? सेल के अंदर। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पूरे सिस्टम में केमिकल था जो खाने को तोड़ रहा था, इसीलिए हमने डाइजेस्टेड खाना नहीं खाया है। हमने डाइजेस्टेड खाना नहीं खाया क्योंकि मेरी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो मेरी बॉडी के अंदर वो जो पार्टिकल है खाने के, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकता है। तो मैंने खाने को खाया, फिर उसको खाने को जो मेरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से तोड़ गए, क्योंकि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट एक जगह तो टूटता नहीं है, सारा का सारा प्रोटीन एक जगह टूटता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कहीं टूटेगा, प्रोटीन कहीं टूटेगा, फैट कहीं टूटेगा, और फिर सारे लास्ट में एक साथ मिलकर कहीं एक जगह टूटने लग जाते हैं। पता है ना? इतना चीज पता है ना सभी को? फिर उसके बाद मैंने तुमसे क्या बोला कि हमारा जो विलाई के द्वारा जो अब्सॉर्ब कर लिया था सारा डाइजेस्टेड फूड को, उसको कहां फेंका जा रहा है? उसको ब्लड में फेंका जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड उसको सारे सेल के पास, सारे टिश्यूज के पास, सारे ऑर्गन्स के पास लेकर जाएगा। क्यों लेकर जाएगा? क्योंकि सेल के अंदर क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कहां से आया है? ब्लड के अंदर आया है। ठीक है, ब्लड के अंदर आया है। सिर्फ ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज के साथ साथ कौन, हमने क्या क्या खाया भाई? अमीनो एसिड खाया है, मतलब सॉरी अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया है खाने को, और हमने किस में कन्वर्ट करा है? फैटी एसिड में। लेकिन हमारे बुक में किसको प्रेफरेंस दे रखी है? सिर्फ ग्लूकोज को दे रखी है, लेकिन टूटेंगे सारे के सारे। और हमारी बुक में सिर्फ किसके बारे में पढ़ा रखा है? ग्लूकोज के बारे में। तो क्या पढ़ा रखा है? बोला जाता है कि सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है और ये पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है तुमने ऐसा कि ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? पाइरुवेट में। फिर पाइरुवेट में ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल किसके अंदर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये सारी रिएक्शन कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म। कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म। तो सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो ग्लूकोज को एक बीच वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका नाम क्या होता है? पाइरुवेट होता है। इतना समझ में आ रहा है? फिर ये पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मैं पाइरुवेट को नहीं तोड़ सकता। समझ में आ रहा है? तो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल को माइटोकॉन्ड्रिया अपनी बॉडी के अंदर रखता है, साथ में
साथ में क्या चाहिए उसको, ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड लेकर आता है भैया ऑक्सीजन। कहां से लाएगा ब्लड, हमारी बॉडी में दूसरा सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या, मेरे पास नोस्ट्रिल हो गए, अंदर फेरिंग्स हो जाता है, सांस अंदर लिया है मैंने तो नोस्ट्रिल फेरिंग्स, फिर नीचे पाइप आ जाती है, उससे पहले यहाँ पे लैरिंग्स आता है, वो पाइप को ट्रैकिया या विंड पाइप कहते हैं, फिर ब्रोंकाई यानी कि ट्यूब आ जाते हैं, फिर छोटे 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 ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, लास्ट में एल्वियोलाई आ जाता है जो कि लंग्स के अंदर पाए जाते हैं सारे। तो ये एल्वियोलाई के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना, गैस का एक्सचेंज होता है किसके थ्रू भैया, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ब्लड पूरी बॉडी से क्या लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वियोलाई को देता है, और एल्वियोलाई से क्या लेता है, ऑक्सीजन, और फिर वही ऑक्सीजन को कहां लेके जाता है, पूरी बॉडी के सेल के अंदर। क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी तो रेस्पिरेशन कर रही है, कौन सा रेस्पिरेशन कर रही है, एरोबिक, मतलब एयर की रिक्वायरमेंट है मुझे अभी, तो एयर जब वो लेगा तो वो सारा ब्लड जो है यहां से ऑक्सीजन लेगा और इस ऑक्सीजन को इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचा देगा। तो अब ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल, अब ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और इस पाइरुवेट को तोड़ दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि जो अभी मैंने इतना बड़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, उस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में से अब वो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ में किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर। और एनर्जी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एटीपी। पता है ना सभी को, इतनी चीज पता है, समझ में आ रहा है। अब यही तो एनर्जी बनाने के लिए मेरी बॉडी में इतनी सारी चीजें हुई। क्यों बनाना एनर्जी भैया, अरे अभी मैं बोल पा रही हूँ, तुम बैठ पा रहे हो, अगर तुम खाना खा के नहीं भी आए हो तो तुम अभी भी बैठ पा रहे हो ना, तुम क्लासेस अटेंड कर पा रहे हो ना, क्यों। और अगर तुम बिना खाना खाए खेलने जाओगे तो बेहोश हो जाओगे क्या, काम कर पाओगे ना, क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी में कॉन्स्टेंटली एनर्जी बनती जा रही है। समझ में आ रहा है। अब वो कहां से बन रहा है, खाना तो खाया नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी में भैया ये जो ग्लूकोज है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो यूज होते जा रहा है। बाकी अगर भैया तुमने मान लिया कि तुमने आज चावल दबा के खा रखे हैं, चावल के साथ साथ रोटी भी खा रखी है और तुमने रसगुल्ले भी खा दिए उसके पीछे, तो सब मीठी चीजें हैं, तो तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो भैया बॉडी में डायबिटीज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ग्लूकोज, हमारी बॉडी में पेनक्रियास पढ़ा है तुमने, पेनक्रियास पता है ना, पेनक्रियास क्या होता है, पत्ते जैसे शेप का होता है, स्मॉल वो स्टमक के नीचे होता है। तो पेनक्रियास एक हार्मोन निकालता है, केमिकल, एक केमिकल निकालता है, डाइजेस्टिव वाला केमिकल नहीं है, दूसरा केमिकल है, उस केमिकल का नाम है इंसुलिन। कभी नाम सुना है इंसुलिन। वो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है। घटाने का मतलब ये नहीं कि बहुत कम कर देगा, एक हमारे ऑप्टिमम मतलब बीच वाले लेवल पे आ जाता है जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो घटा कैसे रहा है फिर उस ग्लूकोज के लेवल को, क्योंकि ग्लूकोज को चिपका के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, जो मेरी बॉडी में स्टोर हो गया। अब कल को मैंने खाना नहीं खाया है, अब मुझे तो भैया एनर्जी की जरूरत है, हमेशा मैं सांस लेते जा रही हूँ, मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाए तो ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनानी पड़ेगी, बट मैंने खाना खाया नहीं है, तो अब ये ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा। ग्लाइकोजन समझ रहे हो, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में चिपका दिया, अरे जैसे कार्बोहाइड्रेट बना था, यहाँ पे लिख रही हूं, ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में चिपका दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चिपका दिया गया है इनको, समझे या नहीं, आपस में चिपका दिया है इसको। अब जब ये आपस में चिपका दिया तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बन गया पुराना वाला, कार्बोहाइड्रेट तो इतने सारे थे, उसके हिसाब से लेवल कम हो गया इसका, 100 200 300 400 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को चिपका दिया आपस में। उसमें तो 10,000 20,000 30,000 थे कार्बोहाइड्रेट में, समझ में आ रहा है। तो 100 200 300 400 500 यानी कि 1000 तक का भी मान लो, इतने ग्लूकोज को आपस में चिपका दिया, बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैंने खाना नहीं खाया, यही ग्लाइकोजन अपने क्या करेगा, ये बीच के बॉन्ड तोड़ेगा, फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से ये ग्लूकोज मेरी बॉडी के अंदर यूज करने लायक हो गया। आ रहा है समझ में क्या चल रहा है, पूरी प्रोसेस कैसे होती है। तो भैया मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, क्योंकि बिना एनर्जी के मैं काम नहीं कर पाऊंगी कुछ भी। मेरे ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मैं कहां से लाऊं। तुम सुन पा रहे हो, तुम देख पा रहे हो, सबके लिए एनर्जी लगती है, तो इसके लिए मैं एनर्जी लाऊं कहां से, खाना खाना पड़ेगा। और खाना खाने से तो भैया ग्लूकोज बना है, अमीनो एसिड बना है, फैटी एसिड बना है, एनर्जी थोड़ी बन रहा है, तो इसका मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए मुझे उसको सेल के अंदर भेजना पड़ेगा। सेल के अंदर भेजने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ब्लड, जो मेरी बॉडी में पाया जा रहा है, मतलब मुझे एक मीडियम चाहिए, और मेरी बॉडी में वो मीडियम है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवा रहा है खाने को, या फिर जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको, या खराब चीजों को। अभी खराब चीजें मतलब कहां से है ये समझाती हूँ, जो भी चीजों को ट्रांसपोर्टेशन का काम करवा रहा है, वो मेरी बॉडी के अंदर जो मीडियम है उसका नाम क्या है, ब्लड। समझ में आया कि नहीं। तो ये दो चीजें तो समझ में आ गई कि न्यूट्रिशन होना जरूरी है, रेस्पिरेशन होना जरूरी है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी बनेगी, और एनर्जी बनाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो एनर्जी बनेगा नहीं, एनर्जी बनेगा नहीं तो मेरा सर्वाइवल कैसे होगा। समझ में आया कि नहीं। फिर ये एक्सक्रीशन वाला कहां से आया टॉपिक,
अरे भैया इसमें क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मेरी बॉडी के लिए तो हार्मफुल है, मेरी बॉडी के लिए क्या है वो, हार्मफुल है, ज्यादा हार्मफुल होगा बट मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो, उसको मुझे बॉडी के बाहर फेंकना पड़ेगा। और हवा को फेंकने के लिए है क्या, मेरे पास एक सिस्टम पड़ा है पूरा। हवा के साथ जो भी खेल होता है उसके लिए मेरे पास एक पूरा सिस्टम है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। समझ में आया, क्योंकि वहीं से तो मैं ऑक्सीजन लेकर आई थी। तो इसका मतलब अब मैं ब्लड के द्वारा जो गलत चीज है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां फेंक रही हूँ, वो वापस से रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेंक रही हूँ। समझे। उसके अलावा तुमने भैया अमीनो एसिड भी तो खाया है, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन ना, और ये प्रोटीन होते हैं नाइट्रोजन से बने हुए। किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो जब ये अमीनो एसिड तुम्हारे सेल के अंदर गया है, इसका भी ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O बन रहा है, लेकिन साथ में नाइट्रोजन वाले प्रोडक्ट भी बन गए। कौन से प्रोडक्ट बने, नाइट्रोजन। अरे भैया कार्बन डाइऑक्साइड पानी में, नाइट्रोजन है कहां, तो जो तुम अमीनो एसिड खा रहे हो उसमें तो नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन कहां जाएगा, वो भी मेरी बॉडी के अंदर बन गया। समझ में आया कि नहीं। अगर मेरी बॉडी में उसका कुछ यूज है तो वो यूज हो जाएगा, अगर वेस्ट है तो मुझे उसको बॉडी के बाहर फेंकना पड़ेगा। अब मैं कहां से फेंकूंगी उसको, मैं उसको ब्लड के द्वारा फेंकूंगी, लेकिन ब्लड उसको कहां फेंकेगा, पहले इस नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन अकेला नहीं होता, N2 के फॉर्म में होता है या किसी कंपाउंड के फॉर्म में होगा, किसी और फॉर्म में होगा, मैं सिर्फ इसको अभी सिर्फ N मान के चल रही हूँ। तो इस नाइट्रोजन को लीवर के अंदर फेंका जाता है, किसके अंदर, लीवर के अंदर फेंका जाता है। फिर इस नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन जैसे कंपाउंड से यूरिया बनाया जाता है। नाम पता है ना, यूरिया नाम सुन रखा है। यूरिया का फॉर्मूला यहां पे लिख रही हूं, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये देख रहे हो तुम क्या आ रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन आ रहा है ना, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। यानी कि इस अमीनो एसिड में से कुछ पार्ट इसमें से उठा के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया होगा, कुछ पानी में कन्वर्ट कर दिया होगा, कुछ ऐसी चीज ये इसने नहीं बनाया, ये इसने नहीं बनाया, ये लीवर ने बना रखा है। समझ में आ रही बात या नहीं, क्योंकि ये ज्यादातर क्या निकालेगा, ये निकालेगा NH3 अमोनिया। क्या निकालेगा, अमोनिया, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है मेरी बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा हार्मफुल, बहुत ज्यादा हार्मफुल क्या है, अमोनिया है। अब इस अमोनिया को पहले इसमें कन्वर्ट किया जाता है, लीवर करता है। समझ रहे हो, अमोनिया को इसमें कन्वर्ट किया जाता है, ये लेस हार्मफुल है बट हार्मफुल है। फिर इसको ब्लड में फेंका जाता है, फिर ब्लड इसको किडनी के पास लेकर जाता है, किडनी क्या करता है, इसको और पानी को मिक्स करवा देता है और यूरिन बनाता है, और फिर उस यूरिन को बॉडी के बाहर हमको निकालना पड़ता है। आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा। तो ये कौन सा सिस्टम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे मेरी बॉडी में क्या है, न्यूट्रिशन के लिए मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए मेरे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेरे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक्सक्रीशन के लिए मेरे पास कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी बन गया खत्म, नहीं भाई, उसके अलावा जो हार्मफुल चीजें बनी है उसका क्या करें, बॉडी के अंदर रहेगा तो खराब होती जाएगी बॉडी। और हमें क्या चाहिए, लिविंग किसको बोलेंगे, जो लिविंग मतलब जिंदा है ना। और अगर तुम्हारी बॉडी में हार्मफुल चीजें बनती जा रही है, वो टॉक्सिक चीजें इकट्ठी होती जा रही है, तो तुम कहां से लिविंग हो गए भैया, एक ना एक दिन तो कल को मरी जाओगे। अब कोई मुझसे कहेगा कि भैया एक ना एक दिन तो सभी को ही मरना है, तो भैया वो नेचुरल तरीके से मरेगा ना, है कि नहीं। अरे भैया डेथ तो भैया तुमको, हर जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आया है उस ऑर्गेनिज्म को तो यहां से जाना है, वो तो नेचुरल चीज है। लेकिन भगवान ने इस तरीके से सारी चीजें फिट करके भेजी हुई है कि तुम्हारे पास खाने के लिए अलग से पूरा सिस्टम है, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग से सिस्टम बना रखा है, और रेस्पिरेशन के लिए अलग से सिस्टम बना रखा है, और हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी के बाहर निकालने के लिए अलग से सिस्टम बना रखा है, ताकि जितना भी तुम जिंदा रहो उस समय तक तुम हेल्दी जिंदा रहो, मतलब हेल्दी रह के जिंदा रहो। अरे भैया समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है, आ गया पूरा चीज समझ में आया। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक, कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि लिविंग होने के लिए तुम्हें लाइफ प्रोसेस दिखाना है, लाइफ प्रोसेस शो करने के लिए तुम्हारे पास चारों चीजें होनी चाहिए। कोई ये नहीं बोलेगा कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन भैया, कल को जो ऑर्गेनिज्म, कोई पर्सन ऐसा है, जैसे मैं ही हूं, अगर मैं फर्टाइल नहीं हूं, मैं कल को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूं, तो क्या मैं जिंदा नहीं हूं। मैं कल को अगर प्रोजनी नहीं बना सकती, अपने बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो मैं जिंदा नहीं हूं क्या। मैं बुढ़ापे तक का जिंदा नहीं रह सकती हूँ क्या, रह सकती हूँ ना। तो मेरे सर्वाइवल में कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना। मैं जिंदा नहीं हूं, सॉरी मैं रिप्रोडक्ट नहीं कर रही हूं, तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं आता। बट अगर हम सबके सब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, मतलब हम सारी की सारी ऐसी जनरेशन हो गई है अब जो हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो आगे आने वाली पीढ़ी तो कभी आ ही नहीं पाएगी।
फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अगली आने वाली पॉपुलेशन तो आ ही नहीं पाएगी, नहीं आ पाएगी तो सर्वाइवल तो एक्सटिंक्ट में जा रहा है, क्योंकि सर्वाइव कोई होगा नहीं, ह्यूमन आगे मिलेगा ही नहीं कोई तुम्हें। समझ पा रहे हो कि नहीं? लाइफ प्रोसेस नहीं है बट वो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? लाइफ प्रोसेस नहीं है रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो और ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनसे जो प्रोजेनी है आगे की वो बढ़ती रहेगी। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर एक पूरी जनरेशन रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, या 3 4 5 जनरेशन सबके सब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब अंत हो चुका है ह्यूमन का। अगर ह्यूमन नहीं जनरेट वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो, या जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, मान लो काऊ है, ठीक है, काऊ जो है एक टाइम के बाद रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे फ्यूचर में, ऐसा है, ऐसा बोला गया है कि जो गाय है वो आगे जाके एक टाइम के बाद क्या होगा, रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे। अब बंद कर देंगे तो धीरे धीरे काऊ का जो वो है, क्या बोलेंगे उसको, पॉपुलेशन, वो डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज होती जाएगी तो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे ना। अरे डायनासोर एक टाइम पे खत्म हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? कैसे खत्म हो गए हैं? कुछ भी रीजन हो सकता है, क्या पता नेचुरल कोई कॉज हो गया हो, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई हो, लावा वगैरह कुछ ज्यादा फट गए होंगे, सबको मार दिया होगा। लेकिन सबको मार दिया होगा क्या? कुछ नहीं बचा होगा क्या? कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा, क्या पता उसमें से एक कारण ये भी हो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हो भी तो सकता है, ये थोड़ी कि यही है, हो सकता है कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हो। समझ में आ रही बात? तो पूरी पॉपुलेशन उड़ गई। आज पेपर में पढ़ते हैं उनके बारे में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक, कि मेरी बॉडी में चीजों को इधर उधर पहुंचाने के लिए एक पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं कहते, उसकी जगह पे हमने एक नया सिस्टम, एक नया नाम लिखा उसका, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सिस्टम मतलब बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होंगे, अकेला एक ऑर्गेनिज्म, सॉरी एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा, अकेला एक पार्ट काम नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं मिलकर, तब जाके पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, तुम्हारे पास माउथ भी है, इसोफेगस भी है, स्टमक भी है, लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सब मिलकर काम कर रहे हैं, तब जाके तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, अब्सॉर्ब किया जा रहा है, इधर उधर फेंका जा रहा है। तो एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गन अगर काम करता तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता, क्योंकि भैया माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है कि नहीं? और जो तुम्हारा वो है स्टमक, उसके अंदर कौन डाइजेस्ट होता है? सिर्फ प्रोटीन होता है। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, इससे अच्छा तो सीधे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है, जिसमें सारे के सारे डाइजेस्ट हो रहे हैं। तो भैया वो डाइजेस्ट सीधे कार्बोहाइड्रेट को थोड़ी कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट पहले माल्टोस में कन्वर्ट हुआ है, पता है ना, उस माल्टोस को कन्वर्ट कर रहा है। पेट में जो प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था, पेट में ना स्टमक, उसमें जो प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था वो आधे पार्शियल डाइजेस्ट हो रखा है, आधा डाइजेस्ट हो रखा है, उस आधे डाइजेस्टेड फॉर्म को अब इंटेस्टाइन पूरा डाइजेस्ट कर रहा है। मतलब प्रोटीन पे काम नहीं कर रहा वो स्टार्टिंग वाले प्रोटीन पर, वो बीच में कोई अधपका चीज था उस पर काम कर रहा है। समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? इसलिए हर किसी का अपना अपना काम है। वही सेम चीज मेरे पास पूरा एक सिस्टम चाहिए जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, पूरी बॉडी में फैलेगा। अरे ट्रांसपोर्टेशन मतलब फैलना ही तो है, तो पूरी बॉडी में फैलेगा, सिस्टम में काम होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर्कुलेटरी सिस्टम। दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक आ जाएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसका मतलब क्या होता है? पहली चीज तो यहाँ पे ब्लड होता नहीं है, लेकिन हम ब्लड के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने और कुछ पढ़ा नहीं अभी, ठीक है? तो हम ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड है, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड है, जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, वो पूरी बॉडी में फैलता है, लेकिन ब्लड वेसल्स में नहीं जाता। अब नलियां, ब्लड मतलब तो खून हो गया, वेसल्स का मतलब क्या होता है? नलियां, यानी कि जो ट्यूब्स होती है बॉडी में तुम्हारे, जिसको हम हिंदी में नस कह देते हैं। तो मैंने कल ही तुमको समझाया था कि नसों में और वेसल्स में क्या होता है? अंतर होता है। नसें मतलब इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? नर्व्स। और नर्व्स क्या होती है? नर्व्स हमारे खून को इधर उधर नहीं पहुंचाता, नर्व्स इंफॉर्मेशन को इधर उधर पहुंचाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर सुना है तुम्हारे इस बार पेपर वो है सिलेबस में है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वो है कि ब्रेन हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? और अगर तुम सुन रहे हो, सुनते सुनते मेरी बातों को समझ रहे हो, तो तुम नॉडिंग कर रहे हो ना, सर को हिला रहे हो ऐसे, क्यों? क्योंकि तुम तो अपने आप वो चीज हो रही है, क्योंकि नसें कर रही है ऐसा। और वो नसें का मतलब ये नहीं है कि वो नसें हमारी खून की नलियां हैं। समझ में आ रही बात? तो इंग्लिश में, हिंदी में तो नसों का मतलब हम बोल देते हैं नसों में खून दौड़ रहा है। अरे नसों में नहीं खून नहीं दौड़ रहा, नसें हमारी नर्व्स होती है, नर्व्स में क्या दौड़ता है? इंफॉर्मेशन दौड़ता है, ठीक है? केमिकल्स होते हैं वो सारे, अभी अगले चैप्टर मतलब बाद में पढ़ेंगे उस चीज को। वेसल का मतलब क्या होता है? पाइप्स। वेसल का मतलब क्या होता है? पाइप्स। उन पाइप्स के अंदर क्या फ्लो करता है? ब्लड घूमता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला? जिसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सिस्टम तो पूरा पाया जा रहा है, लेकिन इनमें जो खून है पूरी बॉडी के अंदर फ्लो तो कर रहा है, लेकिन किसी नसों के अंदर नहीं फ्लो कर रहा, वो ऐसे फैला हुआ है। समझ में आई बात? हमारी बॉडी में नसें होती है ना, हमारी बॉडी में नसें होती है, तो इसका मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि इसने तो बोला कि नसों के अंदर खून घूम नहीं रहा। अब तुम ये मत कहना नसें क्यों कह रहे हो, अरे भैया अभी हिंदी में तो नसें ही बोलते हैं ना उसको,
ठीक है, तो समझ लो कि नसें की बात नहीं कर रही हूँ, वेसल्स की बात कर रही हूँ। तो ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी बॉडी में तो नसें पाई जाती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स पाई जाती है, और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं तो मेरी बॉडी के अंदर जो खून है वो ब्लड वेसल्स के अंदर पैक होके घूम रहा है। पैक होके घूम रहा है मतलब क्लोज हो चुका है ना मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद है पूरा। समझे या नहीं? कहीं पे ऐसा नहीं कि खून यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, पूरा पैक होके गया हुआ है ताकि दूसरे चीज के साथ कांटेक्ट में ना आए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड जो है पूरी बॉडी में घूमता है, लेकिन किसके अंदर घूम रहा है? नलियों के अंदर घूम रहा है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर घूम रहा है। समझ में आया? और इनकी बॉडी में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स पाई ही नहीं जाती है, तो ब्लड ऐसे ही फैल रहा है उनकी बॉडी के अंदर। हाँ, तो ये जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आते हैं? छोटे छोटे कीड़े जो हो गए, सभी कीड़ों के अंदर। कभी तुमने कीड़ों को मार रखा है? कभी कॉकरोच मर जाता है, मान लो किस दिन ऐसे मर गया, कोई चींटी मर गई, कोई छोटे छोटे कीड़े अगर मर गए तो उनकी बॉडी से खून आता है या कलरलेस लिक्विड निकलता है? मक्खी को मार दिया, मान लो किस दिन तुमने मार लिया, तो उसकी बॉडी से क्या निकलता है? कलरलेस लिक्विड निकलता है। तो जो कलरलेस लिक्विड है वो, इसमें देखो मैंने फिर बोला यहाँ पे ब्लड लिखा हुआ है, लेकिन ब्लड नहीं होता है उनकी बॉडी में, बहुत ही कम अमाउंट में ब्लड होता है। उसके अलावा कुछ और लिक्विड पाया जाता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। अब लिम्फ भी क्या होता है कोई बात नहीं, हम बाद में सीखेंगे। एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं लिम्फ, यानी कि हमें पढ़ना है, लेकिन आगे पढ़ेंगे क्या होता है लिम्फ। ठीक है, तो उनके पास कुछ कलरलेस लिक्विड होता है भाई, हल्का सा येलो कलर का होता है, पेल येलो कहते हैं उसको, हल्का येलो कलर होता है। अभी मैं कलरलेस बोल रही हूँ, तो वो पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है, तो उनके पास ब्लड होता ही नहीं। समझ में आ रही बात की नहीं? ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हो गए? इंसेक्ट, स्नेल, तुमको पता है ना, आते हैं बरसात के टाइम पे स्नेल्स आते हैं, तो उनको भी अगर मारोगे तो उनकी बॉडी में क्या नहीं पाया जाता? खून नहीं पाया जाता। समझ में आई बात? उसके अलावा और एग्जाम्पल्स भी होते हैं, ये वो एग्जाम्पल है जिनके बारे में तुमने सुना हुआ है। अब ये क्या है भैया? ये तो तुम समझ गए कि इसके अंदर नसों के मतलब नर्व सॉरी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा? खून बहेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? एनिमल। अरे सारे एनिमल से खून निकलता है कि नहीं निकलता? खून जिसके पास होगा ब्लड वेसल्स होंगी उसके पास। समझे? जिसके पास ब्लड पाया जाएगा उसके पास ब्लड वेसल्स होंगी होंगी। दूसरा एग्जांपल क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन भी तो एनिमल के अंदर ही आता है, बट हम तो पूरा चैप्टर के अंदर अपने बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने ह्यूमन अलग से लिखा हुआ है। ह्यूमन की बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? लो सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के और पाए जाते हैं। मतलब कि जो मेरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, मेरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और मेरी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट्स में और डिवाइड है। एक है ब्लड सर्कुलेट करने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक है लिम्फ को सर्कुलेट करने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम। अब लिम्फ क्या होता है? उसके पास आरबीसी नहीं होने चाहिए। अब आरबीसी क्या होते हैं अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां समझ लेते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें पाई जाती हैं। पहले तो खुद ब्लड, वो ब्लड कहां फ्लो करेगा भैया? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन आ गया? दूसरा ब्लड वेसल। तीसरा कौन आ गया? हार्ट। क्योंकि हमारा दिल जो है वही खून को पूरी बॉडी के अंदर फैला रहा है, और जो मेरी पूरी बॉडी का खून है वो कहां आएगा? हार्ट में आएगा। हार्ट में आएगा और हार्ट फैलाएगा उसको जहां फैलाना है। समझ में आ रही बात? अगर जैसे मुझे ब्रेन में खून पहुंचाना है, अरे भैया खून तो धीरे धीरे, अरे भैया ग्रेविटी नीचे की तरफ नहीं लग रही क्या? नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है ना, तो ऊपर की तरफ कैसे जाएगा ब्लड? तुम अगर मैं खड़ी हूं तुम बैठे हो, तो भैया ग्रेविटी की वजह से तो खून नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ब्लड तो ऊपर की तरफ भी जा रहा होगा। तो पूरे जो ऊपर ऑर्गन्स है सब उनके पास में तो जा रहा है। कैसे जा रहा है? क्योंकि दिल बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है उसके ऊपर, और बहुत प्रेशर लगाने के बाद पूरी जगह पे फेंकता है। और अब देखो यार, एक मिनट के अंदर कितनी बार दिल धड़कता है, किसी को पता है? 72 टाइम्स दिल धड़कता है। जितने बार दिल धड़क रहा है उतने बार मेरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका फ्लो करने के बाद? एक मिनट के अंदर अगर पहली बार दिल धड़का तो पूरी बॉडी में ब्लड गया, और पूरी बॉडी से ब्लड वापस आ गया दिल में। ये है एक धड़कना। अगली बार धड़का, पूरी बॉडी में मेरी ब्लड फैला, और फिर से सारी बॉडी का ब्लड कहां गया? दिल में आ गया। ये हर एक मतलब एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स ऐसा हो रहा है कि 72 टाइम्स, भाई बहुत बड़ी वैल्यू है एक मिनट के अंदर। मतलब दिल क्या कर रहा है? फटाफट से पूरी बॉडी के अंदर खून फेंक रहा है, फटाफट से खून खींच भी रहा है वापस। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ? तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है? जब सारा का सारा खून दिल के अंदर आ जा रहा है, मेरी बॉडी में खून कितना होता है किसी को पता है? 5 से 5.5 लीटर। और दिल इतना छोटा सा ऑर्गन है, उसके अंदर 5 से 5.5 लीटर खून कैसे आ रहा है? पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन कि क्या सारा का सारा खून एक साथ आ जाता है क्या बॉडी दिल के अंदर, या जा भी रहा है आ भी रहा है? ऐसा वाला कोई सिस्टम है? समझ रहे हो? मैं नहीं समझे कि अगर मेरी बॉडी का सारा खून एक साथ आ गया तो मेरी बॉडी में तो खून ही नहीं है कि नहीं? खून नहीं है तो भैया मेरी बॉडी में दिक्कत हो जाएगी। होता है कि नहीं होता ऐसा? अरे मेरे ऑर्गन काम नहीं करेंगे खून नहीं होगा तो।
समझ में आ रही बात? अब सारे का सारा तुमने खून क्या कर दिया, दिल के अंदर रख दिया, ऐसा वाला सिस्टम है। या फिर ऐसा हो रहा है कि एक साइड से खून क्या कर रहा है, दिल के अंदर पहुंचा रहा है, सॉरी, एक साइड से जो दिल है वो खून जो है बॉडी के अंदर पहुंचा रहा है, और एक साइड से खून जो है वो दिल के अंदर आ रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट से। तो हम आगे बढ़ेंगे भैया, कैसा होता है हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम, समझ में आया कि नहीं? और दूसरा हमारे पास क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, सॉरी क्या नाम है ये, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, लिम्फ, और लिम्फ जो है वो कुछ हमारे नलियों के अंदर फ्लो करते हैं, जिसको हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं। ये दोनों चिपके नहीं होते हैं, ये दोनों कभी मिक्स नहीं होते हैं। इसमें से कोई चीज मैं इसके अंदर भेज सकती हूँ, इसमें से कोई चीज मैं इसके अंदर भेज सकती हूँ, लेकिन ये आपस में चिपके नहीं होते हैं, यानी कि मिक्सिंग नहीं होता कुछ भी। अब वो कैसे भेजा जा रहा है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हाँ तो भैया ये पूरा समझ में आया क्या है? थोड़ा सा लिम्फ के बारे में बताऊं तो क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, इसका कलर नहीं होता, हल्का सा येलो कलर होता है। क्या होता है, हल्का सा येलो कलर होता है, ज्यादा इसका कलर नहीं होता। कभी हम पियर्सिंग करवा देते हैं, कान वगैरह पकने लग जाता है, तो वहां पर लिक्विड आता है ना, लिक्विड आने लग जाता है वहां पे कुछ, लेकिन ब्लड नहीं आता, पक रहा है वो कान, लिक्विड आ रहा है, वही जो लिक्विड निकल रहा है चिपचिपा लिक्विड, वही तुम्हारा क्या है, ये लिम्फ होता है। समझ में आया कि नहीं? मेरी पूरी बॉडी में क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड भी फ्लो कर रहा है, लिम्फ भी फ्लो कर रहा है, लेकिन उनको अलग अलग नलियों से फ्लो करवाया जाता है। अगला टॉपिक हमारा क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करें, फिर उसके बाद हम लिम्फ वाला सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है, ब्लड। ब्लड के बारे में क्या जानते हो? सबसे पहला क्या बोला है, कैसा कलर का दिखता है ब्लड, रेड कलर का दिखता है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, वेरी गुड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि जो लोग फ्लो कर सकते हैं, फ्लो मतलब क्या होता है, बह सकते हैं, उनको फ्लूइड कहते हैं। जो लोग बह सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड कहते हैं। और बताना जरा कौन बहता है, गैस और लिक्विड, हाँ पानी और खून गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड क्या होता है हमारा, क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। अब गैस में भैया आसपास क्या है, एयर हो गया जो फ्लो करता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। उसके अलावा अगर मैंने कहीं पे अगरबत्ती जला रखी, धूप जला रखा है, तो वो भी तो गैसेस के पार्टिकल्स हो गए, वो फ्लो कर रहा है। कहीं पे स्मोक हो गया, धुआं, वो फ्लो कर रहा है, समझे कि नहीं? तो गैसेस क्या होते हैं, फ्लो करते हैं, इसलिए उनको फ्लूइड कहते हैं। दूसरा लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड हो गया। तो मेरी बॉडी में जो ब्लड है वो लिक्विड है कि गैस है भैया, लिक्विड है, इसलिए क्या बोला है कि रेड कलर का क्या है, फ्लूइड है। लिक्विड नहीं लिखा है इन्होंने क्या लिखा है, फ्लूइड लिखा हुआ है। समझ में आई बात या नहीं? फिर आगे क्या लिखा है, कनेक्टिव टिश्यू। तो समझे ना फ्लूइड क्यों बोला गया है, क्योंकि फ्लूइड मतलब जो बहते हैं उनको फ्लूइड बोला हुआ है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि लिक्विड, अरे लिक्विड तो होता, लेकिन मेन चीज क्या है, फ्लो करने वाली चीज ना। तो बह रहा है ना मेरी बॉडी के अंदर, जो मेरी बॉडी के अंदर बहता है, बहने के लिए बॉडी का लगा दिया, फ्लूइड लगाया हुआ है। समझ में आ रही बात या नहीं? आगे क्या लिखा है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू मतलब क्या होता है, टिश्यू मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये ब्लड जो है वो एक सेल से नहीं बना हुआ है, इसके पास बहुत सारे सेल्स हैं। तो ब्लड ऑर्गन नहीं है, ब्लड सेल नहीं है, ब्लड क्या है, टिश्यू है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एमसीक्यूज में टिक करने के लिए, ब्लड क्या है, टिश्यू है। टिश्यू मतलब बहुत सारे सेल्स होंगे, अरे अभी तो बताया, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारी सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट है ना। तो ब्लड क्या है मेरा, टिश्यू नहीं है, सॉरी सेल नहीं है, क्या है वो, एक टिश्यू है। दूसरा क्या लिखा है, कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब क्या है, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है ना। अरे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट, जोड़ के तो रखा है इसी ने। जोड़ना मतलब चिपकाना नहीं, जोड़ना मतलब चिपकाना नहीं। अरे एक बॉडी के ऑर्गन से कुछ चीज को निकाला, दूसरे बॉडी के ऑर्गन में पहुंचा दिया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसे कि अगर मुझे डर लग रहा है, मैंने किसी को मान लिया कि मैंने किसी को यहाँ पे मारने की कोशिश करी, अब उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी, होगा कि नहीं? या फिर मैंने किससे बोला यहाँ के आगे, यहाँ पे आके कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, अचानक से उठा लिया, तो हाथ कांपने लग जाएंगे, पसीना आने लग जाएगा। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर हार्मोन निकल रहा है, केमिकल। अब वो केमिकल मेरी बॉडी में कैसे जा रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी में ब्लड है। तो ब्लड क्या कर रहा है, उसके टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन मतलब उसके ऑर्गन जहां पे, जैसे दिल धड़कना, तो दिल को बहुत फास्ट कर देना, कौन कर रहा है, ये वो हार्मोन कर रहा है, वो केमिकल कर रहा है। वो आगे पढ़ेंगे आज चैप्टर में, लेकिन कुछ कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इसका मतलब ब्लड क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट करके रखा हुआ। तो इसलिए बोला गया है जो ब्लड है रेड कलर का होता है, फ्लो करता है, इसलिए फ्लूइड लिखा हुआ है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है और कनेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, इसीलिए हमारा ब्लड जो है लाल कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। समझ में आया? फिर बोला है सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, पता ही है पूरी बॉडी में फ्लो करता है ब्लड। फिर क्या लिखा है, ये सप्लाई कर रहा है, सप्लाई मतलब पहुंचा रहा है किसको, न्यूट्रिएंट्स को। ये कहां से आए थे, जो हमने डाइजेस्ट करा था खाना, है ना, तो इसको पूरी बॉडी के अंदर फैला रहा है। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाता है, तुम्हारे पास जो भी वो है, अमीनो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड, ग्लूकोज, उसके अलावा वाइटामिन, उसके अलावा मिनरल्स, क्योंकि इनका तो डाइजेशन होता नहीं, इसको ऐसे अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पानी, समझे कि नहीं? इन सबको क्या करेगा, पूरी बॉडी के अंदर फैलाएगा। और साथ साथ क्या फैला रहा है, ऑक्सीजन को फैला रहा है। कहां पे फैला रहा है, सारे लिविंग सेल्स में।
यहाँ पे सारे सेल नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है? लिविंग सेल, क्योंकि डेड सेल्स भी होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे जो ये बाल होते हैं, बाल, ये सारे क्या है नीचे? डेड सेल्स। क्योंकि इसको कट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें दर्द फील नहीं होगा, समझे कि नहीं? तो इनको नहीं पहुंचा रहा है कुछ भी, लेकिन यहाँ पे रूट्स में उखाड़ोगे बाल तो दर्द होगा ना यार। तो रूट्स में क्या है? लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, तो रूट्स में पहुंचाया जा रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो लिविंग सेल्स में सारी चीजें पहुंचाई जा रही है और कलेक्ट किया जा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, जो इनकी बॉडी के द्वारा हार्मफुल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। जैसे कि तुमको अभी मैंने यूरिया बताया था या नहीं बताया था? वो यूरिया बन कैसे रहा है? अमोनिया से बन रहा है। अमोनिया मतलब NH3। NH3 आया कहां से? जो तुम खाना खा रहे हो ना, प्रोटीन, उस प्रोटीन में नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं, उससे अमोनिया बन रहा है बॉडी के अंदर, समझे कि नहीं? तो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको मुझे बॉडी के बाहर निकालना है, और इस वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्टेड फूड मत समझ, सॉरी अनडाइजेस्टेड फूड मत समझ लेना। अनडाइजेस्टेड फूड के लिए अलग से सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे खाना अब्सॉर्ब करा है, खाने में से तो अच्छी अच्छी चीजों को अब्सॉर्ब किया है ना, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड थोड़ी अब्सॉर्ब करा है इसने। समझ में आ रही बात या नहीं? फिल्टर करके अच्छी अच्छी चीजों को अब्सॉर्ब करा हुआ है, उसमें भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस आ गए हैं, तो उसको बॉडी के बाहर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको बाहर निकालना है। कौन करता है ये काम? ये ब्लड काम करता है। समझ में आया कि नहीं? पूरा क्लियर हो गया? आगे कहानी कल पढ़ेंगे।